दोस्तों अब हम चलते हैं क्या कि दर्पण के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मिरर बोला जाता है। ठीक है, तो हम क्या है कि दर्पण का परिभाषा के बारे में जानेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखे है, तो हम चलते हैं परिभाषा की और। तो वैसे चिकना सतह जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। तो आप देखे हुए क्या कि अपना जब हम चेहरा देखते हैं कि हम किस तरह लगते हैं, तो किस पे अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, यानी कि शीशा में, जिसे बोलता है ऐना बोलते हैं। ठीक है, तो अपना चेहरा देखने के लिए ऐना में उपयोग करते हैं। तो कौन सा दर्पण में करते हैं, समतल दर्पण में। तो हम सबसे पहले अभी यहाँ पे आते हैं कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण हो गया। अब समतल दर्पण का तो आप जानते ही होंगे कि समतल दर्पण किस तरह होता है। समतल दर्पण एकदम क्या हो जाएगा कि सीधा होगा। ठीक है, और इसका समतल दर्पण में एक तरफ क्या है कि पॉलिश किया हुआ होता है, यानी कि पेंट किया हुआ होता है। और अपना चेहरा क्या होता है, दोनों साइड देखते हैं क्या, नहीं, दोनों साइड नहीं देखते हैं, एक तरफ देखते हैं। और जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा सो एक तरफ ही बनेगा, दोनों साइड से नहीं बनेगा। तो अगर देखिए इसमें क्या है कि इसका जब यहाँ पे इसको बोलते हैं एम बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं। जब देखिए ये क्या है कि मुख्य अक्ष है, तो जब वस्तु को हम अगर यहाँ पे रखेंगे खड़ा, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये देखिए वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा कि आभासी तथा सीधा बनेगा और समान साइज का बनेगा। जैसे यहाँ से एक किरण ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया और यहाँ से ऐसे वापस लौट गया, और यहाँ से क्या हुआ कि ये ऐसे ऐसे आभासी गया और यहाँ से क्या हुआ, प्रतिच्छेद हुआ, यानी कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या है कि जितना ही बड़ा रहेंगे उतना ही बड़ा उसमें क्या है कि आपका प्रतिबिंब बनेगा, ना ही वो मोटा दिखेगा ना ही पतला दिखेगा, जो आपका साइज है वही उसमें देखेगा। दोस्तों अब यहाँ पे क्या है कि समतल दर्पण का उपयोग, यानी कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपको पता होगा क्या कि समतल दर्पण का उपयोग अपना चेहरा देखने में किया जाता है, और क्या किया जाता है कि दूसरा नंबर में क्या है कि सैलून में। जैसे सैलून में आप देखते होंगे कि बाल कटाने जाते होंगे, तो आप क्या है कि जितना ही बड़ा आपका चेहरा है उतना ही बड़ा जो दर्पण में है आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों ये जो है सैलून में वो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम लोग क्या चलते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसे बोला जाता है स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। तो दोस्तों इसका परिभाषा क्या होता है कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सृष्ट गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आप देखे होंगे कि जैसे यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि परावर्तक पृष्ठ गोलीय, यानी कि परावर्तक जिसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या है कि गोलीय होता है। अगर ये क्या है कि ये गो परावर्तक पृष्ठ जो है सो गोलीय है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक भाग में यहाँ क्या है कि पॉलिश किया रहेगा, तभी एक तरफ है सो प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए गोलीय दर्पण का होता है दो प्रकार होता है, एक होता है उत्तल दर्पण होता है और एक होता है अवतल दर्पण। जिसे उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स बोला जाता है और अवतल को कॉनकेव बोला जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये उत्तल दर्पण है, और ये क्या है कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि बाहर से क्या होता है कि पॉलिश किया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि दर्पण गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार है, दो प्रकार। कौन कौन है, उत्तल दर्पण और दूसरा क्या है अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जिसे उत्तल दर्पण को बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स बोला जाता है मिरर, और इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि उत्तल दर्पण में आप देखे होंगे किस तरह से रहता है कि ऐसे रहेगा, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ रहेगा वो क्या है कि उठा हुआ रहता है, और इसका जो धंसा हुआ भाग है, यानी कि धंसा हुआ भाग ये हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें पॉलिश किया हुआ रहता है, इसमें क्या हुआ था कि पॉलिश किया हुआ रहता है, जिसे यहाँ पे बोलते हैं एम बोलते हैं इसको, और इसको एन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि अवतल दर्पण में यहाँ पे क्या होता है कि बाहर से क्या होता है उठा हुआ भाग में पॉलिश किया हुआ होता है, और अंदर से भाग में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण।
दोस्तों अब हम लोग क्या है कि यहाँ पे उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या है कि वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके पहले आपको बता दिए हैं कि जिसका परावर्तक सतह क्या है कि गोलीय होता है, यानी कि जिसमें प्रतिबिंब बनता है वो क्या है कि गोलीय है। तो ये क्या है कि उत्तल दर्पण है और इसका अंदर की भाग में क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है। और इसका उपयोग क्या है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है और सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे देखिए मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि आप देखते होंगे कि जब आप बाइक चलाते हैं तो उसमें जो मिरर लगा होता है उत्तल दर्पण का होता है। वहां पे क्यों लगाते हैं उत्तल दर्पण का, क्योंकि जो पीछे वाली जितने भी वस्तुएं हैं या जितने भी जो भी गाड़ियां नजर आती है सब क्या है कि विस्तृत से दिखाई देता है, यानी कि पूरा सड़क दिखाई देगा। तो इसलिए उसमें क्या है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्या कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आप देखते हैं कि जैसे एक दर्पण है, ठीक है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, यानी कि जो धंसा हुआ भाग है जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इसमें बना हुआ और इसका बाहर से क्या है ये पॉलिश किया हुआ था, इसको क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। अगर आप देखते हैं कि देखिए ये है क्या कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है और इसको क्या बोलते हैं एम बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं। और इधर क्या है कि ये पॉलिश किया हुआ भाग है, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे कि एक यहाँ पे मुख्य अक्ष देंगे, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब आपको यहाँ पे ऑल डिटेल बताएंगे कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक वक्रता केंद्र होता है और एक क्या हुआ एक फोकस हो गया और यहाँ पे क्या होगा एक वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं क्या कि केंद्र बोलते हैं, जिसे यहाँ पे सी से सूचित किया जाता है और इसको एफ से। तो आपको यहाँ पूरी तरह से बताएंगे कि किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि सी को क्या बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र बोला जाता है, वक्रता केंद्र। और एफ को क्या बोलता है कि फोकस बोला जाता है, फोकस दूरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इसको क्या बोलते हैं कि ध्रुव बोला जाता है, ध्रुव। और ये जो रेखा है ये, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है कि मुख्य अक्ष बोला जाता है। और दोस्तों ये जो पूरी जो व्यास हुआ ये तो हो गया यहाँ से त्रिज्या। अगर ये वृत्त ऐसे ऐसे यहाँ पे रहेगा ऐसे ऐसे इतना बड़ा, तो ये इसे जो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ इसको बोलते हैं क्या कि द्वारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं द्वारक। तो हम चलते हैं कि इसका एक एक करके सभी का परिभाषा के बारे में जानते हैं। दोस्तों तो और सभी का हम परिभाषा जानने के पहले हम जान लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग। तो पहला उपयोग क्या है कि सोलर प्लेट में, जैसे जो सूर्य प्लेट होता है जिसे जिसे बोलते हैं हम धूपलेट बोलते हैं, उसमें क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी जिसमें आप देखे होंगे क्या कि जिसमें चिमनी भट्टी जो बोला जाता है जिसमें ईटा पर आता है चिमनी ईटा, उसमें क्या है कि ये सौर भट्टी में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और तीसरा कि दांत चिकित्सक में डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जब दांत में कुछ हो जाता है जिसे बोलते हैं खोडर हो जाता है तो उसमें क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग करता है कि इसमें कितना छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है तो नहीं दिख पाता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण में क्या है कि आप कोई वस्तु इतना ही छोटा है तो उसमें इतना बड़ा दिखाई देगा, और उत्तल दर्पण में क्या है कि जब वस्तु बड़ा रहेगा तो उसमें छोटा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब हो गया उसका उपयोग। दोस्तों अब हम चलते हैं क्या कि वक्रता केंद्र का परिभाषा, ध्रुव का परिभाषा, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष की परिभाषा के बारे में जानेंगे। दोस्तों तो हम एक एक करके सभी चलते हैं क्या है कि 12 नंबर में वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे गोलीय दर्पण है, ठीक है, और यहाँ से क्या है कि एक केंद्र है। तो इस जो गोले का भाग है यहाँ जो केंद्र है इसी को क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र बोला जाता है। अगर इसको इतना काट देंगे तो यहाँ पे सी से सूचित किया जाता है और यहाँ पे एफ से, यानी कि ये जो हुआ तो क्या हुआ वक्रता केंद्र हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ अब दूसरा नंबर में कि ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक केंद्र को
गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे मुख्य अक्ष ये जो काटती है यहाँ पे, यहाँ जो हो गया ये क्या हो गया, पी हो गया, जिसे बोलते हैं ध्रुव बोला जाता है। तीसरा नंबर में क्या है कि मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर परावर्तित किरणें एक बिंदु से आती हुई दिखाई देती है, यह बिंदु उत्तल का मुख्य फोकस कहलाता है। आप देखे होंगे कि यहाँ जैसे दर्पण है तो ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, और यहाँ जब वस्तु खड़ी रहती है तो यहाँ से ये क्या है कि ये फोकस मारेगा, इसी को क्या बोला जाता है कि मुख्य फोकस बोला जाता है। जो डायरेक्ट जो मारते हैं, जो डायरेक्ट जो पड़ता है किस पर, दर्पण पर, उसी को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और ये क्या हुआ, फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस एवं धुर के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि ये दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं सी और यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे जो बीच की दूरी है इसको क्या बोलते हैं कि फोकस दूरी कहते हैं। मतलब पी और एफ की जो बीच की दूरी है इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अब चलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे वृत्ताकार है, ठीक है, और अगर इसको यहाँ पे इसका केंद्र है तो अगर इसका हम आधा काट के ये गोलीय दर्पण बना देंगे तो इसका वक्रता केंद्र भी यही बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक दर्पण है और ये जो मुख्य अक्ष, जो सीधी रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं दोस्तों अब चलते हैं हम क्या कि द्वारक क्या है। तो यहाँ पे द्वारक क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को इस वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। आने की जैसे यहाँ पे क्या है कि एक वृत्ताकार क्या है, एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, और इसका जो व्यास है वृत्ताकार की, जिसे व्यास इसको बोलते हैं, ये जो छोर है, ये छोर से एक छोर से दूसरे छोर की जो बीच की दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं, व्यास। तो व्यास की जो वृत्ता में होता है जो व्यास, उसी को क्या बोलते हैं कि द्वारक बोला जाता है दोस्तों। तो ये हो गया द्वारक। दोस्तों अब चलते हैं हम क्या कि अवतल दर्पण का किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। तो आप बुक में देखे होंगे कि क्या है कि यहाँ पे जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो नीचे से इधर पीछे की ओर हटते जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे एफ बोलते हैं इसको, और यहाँ पे सी बोलते हैं इसको, एम, और यहाँ पे एन बोलते हैं इसको। ये भाग पॉलिश किया हुआ है। आप देखोगे कि प्रतिबिंब, बहुत लोग बोलते हैं वो रटना पड़ेगा, इसमें रटने की कोई बात नहीं दोस्तों। जब वस्तु अनंत पर रहेगा, तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और जैसे एक स्टेप इधर आया तैसे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यानी कि ये इधर से आगे बढ़ते जाएगा और इधर से ये इधर आते आएगा। जब वस्तु सी पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बनेगा, जब यहाँ पे रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब सी से परे बनेगा, जब एफ पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, यानी कि इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है। और जब यहाँ पे ध्रुव और एफ के बीच रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आभासी तथा सीधा, और दर्पण के पीछे बनेगा। ये ट्रिक आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो इसको किस तरह बनेगा प्रतिबिंब, ऐसे यहाँ पे आपको दर्पण छापना है।